टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ठान ले जो तू अपने मन में, हर मुश्किल तुझसे हारी है। जीवन दायिनी है तू, शक्ति का स्वरूप नारी है। नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, अपना योगदान देती है समाज के लिए और कई जिम्मेदारियां होती हैं उस पर। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या के बारे में, स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर। क्यों बढ़ रहे हैं स्तन कैंसर के मामले और कैसे इन्हें प्रारंभिक अवस्था में पहचाना जानना जरूरी है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होने पर इलाज के क्या विकल्प उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर ये समझते हैं कि स्तन कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से की जा सकती है उसकी पहचान। स्तन कैंसर विश्व भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। ऐसे कई कारक हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। स्तन फैटी टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड से बने होते हैं। शरीर में हार्मोन परिवर्तन के साथ स्तन की कोशिकाओं में भी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो सामान्य है और जीवन भर चलते हैं। लेकिन स्तन की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण स्तन में गांठ बन जाती है। ये गांठ सामान्य या कैंसर युक्त हो सकती है। स्तन में गांठ या सूजन होने पर या किसी तरह का बदलाव महसूस हो तो आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। स्तन कैंसर को समझना सरल है। स्त्रियां खुद भी अपने स्तन की जांच कर सकती हैं। जरूरी है कि स्तन कैंसर के लक्षणों को जल्द पहचान कर उसका सही इलाज करवाया जाए, जिससे रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जीवन में कुछ सावधानियां रखने से स्तन कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कभी कभी जीवन में हमें खतरे का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे करीब ना आ जाए। समस्या कितनी बड़ी है वो बहुत बार तब पता चलता है जब हम उसमें घिर जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी ऐसा ही है। जब कोई लक्षण आता है तो किसी और कामों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी सेहत जो है वो बैक सीट ले लेती है, यानी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बहुत से लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है और जब बीमारी बड़ी हो जाती है यानी उसका स्वरूप बढ़ जाता है, तब जो है कोशिश शुरू होती है उसे ठीक करने की। अक्टूबर के माह को जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर है जागरूकता सप्ताह स्तन कैंसर के लिए। तो आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह से किया जा सकता है इससे इलाज, और कैसे किया जा सकता है स्तन कैंसर के खतरे को कम। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी सीनू, चीफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय गोगिया, प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जब बात आती है स्तन कैंसर की, जो सेहत से जुड़ा है, महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है, तो जाहिर तौर पर इसके विषय में जानकारी भी सभी को होनी चाहिए और जागरूकता भी जरूरी है। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं स्तन कैंसर का खतरा कितना है और क्यों आवश्यक है इस पर ध्यान देना। सबसे पहले डॉक्टर सीनू, आपसे समझना चाहेंगे, अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और इस बार जो ध्यान दिया जा रहा है, फोकस है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको सही सपोर्ट मिल पाए, यानी सब लोग उसके साथ हों। कितनी आवश्यकता आप मानते हैं इस लड़ाई के दौरान सबके साथ की, और जागरूकता कितनी जरूरी है? जी, आप जैसे बताएं कि पूरे वर्ल्ड में आज ये पूरी महीना जो अक्टूबर की महीना है उसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है। एंड ये ज़रूरी है कि ऐसे अवेयरनेस करने की आवश्यकता इसीलिए है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रही है। और जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर
कि इलाज अगर अच्छी करनी है तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में है तो पकड़ा जाना चाहिए। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को हम करते हैं ताकि इसमें हम सभी लोगों को, वेदर इट इज मेल्स और फीमेल्स, सभी को इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर अजय गोगिया, जब बात आती है इलाज की तो विशेषज्ञ के तौर पर क्या चुनौतियां आपको लगती हैं जो बाधा बनती हैं कहीं ना कहीं इलाज में? क्योंकि भारत के विषय में जब बात होती है तो ये बताया जाता है कि अधिकतर जो कैंसर होते हैं उसके मामले देर से ही विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। मैम, आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी ब्रेस्ट कैंसर का आउटकम है, जितना ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट का लॉन्ग टर्म आउटकम है, वो डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। तो स्टेज 1-2 में बहुत अच्छा आउटकम है, बहुत अच्छा सर्वाइवल उसमें है। स्टेज 3-4 में उतना अच्छा नहीं है। और जब इस मोमेंट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा चैलेंज है एज ए इंडिया में कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 70% ऑफ द केसेस आर डायग्नोज इन स्टेज 3 and 4। 70% जो केसेस हैं वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में होते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि हम स्टेज को माइग्रेट करना है टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2। और वो स्टेज माइग्रेशन होगा आपका अवेयरनेस से, आपका एनुअल स्क्रीनिंग से, आपका मेमोग्राफी हर साल, और जो हमारी गाइडलाइंस है 50 इयर्स के ऊपर साल या हर 2 साल के बीच में मेमोग्राफ होनी चाहिए ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और जितने भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हमारा जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए जो यंग एज में डायग्नोसिस होते हैं, ताकि उनके सिबलिंग्स और उनके बच्चों को हम कैंसर डायग्नोस जल्दी कर पाएँ, ताकि स्टेज माइग्रेशन हो, ताकि आउटकम अच्छा हो पाए। जी डॉक्टर सीनो, ये जो बात सामने आ रही है कि अधिकतर पेशेंट्स जो है स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुंचते हैं, किस तरह से समझाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अगर स्टेज 1 का क्या अर्थ हुआ और अगर स्टेज 3 में होता है तो कैसे समझा जाए? गंभीरता कितनी बढ़ जाती है और स्वरूप कितना बिगड़ जाता है कैंसर का? जी, जैसे डॉक्टर अजय गोगिया कह रहे थे कि ये सबसे अहम बात है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको जल्दी पकड़ लीजिएगा। इससे फ़ायदे ये है कि आपकी ट्रीटमेंट की जो सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे अगर आप स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ते हैं तो 90% से ज़्यादा महिलाएं 5 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। वही अगर स्टेज 3 पे आ जाते हैं तो वो जो परसेंटेज है वो 5 साल की जो परसेंटेज है वो 30-40 पे आ जाती है, क्योंकि शायद कैंसर जो है दूसरे भागों में फैलने लगता है। जी जी। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है, जैसे जो भी ट्यूमर होती है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तो वो अपना ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, उसमें से ट्यूमर सेल्स बॉडी में अलग अलग जगह फैल जाते हैं। जैसे ट्यूमर की साइज बढ़ती है तो संभावना ज़्यादा हो जाता है कि ट्यूमर लंग्स में फैल जाए, लिवर में फैल जाए। तो ये ज़रूरी है कि ये ट्यूमर जब पकड़ो जब वो ब्रेस्ट को ही लिमिटेड है, तो ब्रेस्ट को सीमित है ट्यूमर, इलाज करने में फ़ायदा ये है कि पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें आप सिर्फ थोड़ी सी टिश्यू निकाल सकते हैं और बगल में पूरे लिम्फ नोड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये नहीं करने से कॉस्मेसिस अच्छी बन जाती है, लेडी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी इमोशनल क्वेश्चन सभी बढ़ जाते हैं और जो उस तरफ की आम सूजना वो सब बहुत कम हो जाते हैं। जी, तो जितनी जल्दी आएंगे जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस की संभावना उतनी ही कम होगी, जो ट्रीटमेंट है उसका बेटर आउटकम होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर रहेगी। लेकिन जल्द पहचान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के लक्षण हो सकते हैं अगर किसी को स्तन कैंसर है। डॉक्टर अजय गोगिया, कौन से वो लक्षण हैं जिसे किसी भी महिला को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट लंप। ब्रेस्ट में जो गांठ होती है वो कोई भी गांठ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जबकि 90% ऑफ द गांठें होती हैं जो प्री मेनोपॉजल में होती हैं, जिनके मेंसेस अभी हो रहे होते हैं 48 इयर्स के नीचे, वो मोस्टली बिनाइन होती हैं। लेकिन कोई भी गांठ हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और पोस्ट मेनोपॉजल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट मेनोपॉजल में जो गांठें होती हैं वो अक्सर कैंसर ही होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट लंप और ब्रेस्ट में जो स्तन में जो गांठ है। दूसरा है जो भी ब्रेस्ट में कोई भी शेप में एबनॉर्मलिटी है, उसकी जो एबनॉर्मलिटी है कोई भी टिश्यू में, कोई भी निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स में, कोई भी स्किन में कोई भी चेंजेस हैं, हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए अपने फिजिशियन को। एंड नंबर 3, कोई भी एक्जिला जो बगल में कोई भी गांठ है उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट में जो गांठ है, ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस हैं,
ब्रेस्ट में बगल में कोई गांठ है और कोई भी निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। जी। तो ये 4 मोस्ट कॉमन लक्षण हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, लक्षण हुए, विशेषज्ञ के पास जाकर जांच करवाई गई, बायोप्सी से ये तय हुआ कि कैंसर है। अब आगे का रास्ता क्या होगा डॉक्टर सीनू? सर्जरी का विकल्प कब होगा और कब वो स्थिति होगी जिसमें दूसरे विकल्प जो हैं इलाज के, उनकी तरफ जाए व्यक्ति? जी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद अगली चीज होती है कि क्या स्टेज की ब्रेस्ट कैंसर है। इसके लिए कुछ जांच करते हैं, जैसे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके ये तय किया जाता है ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 या स्टेज 3 है। जैसे ये पता लगता है कि ये स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, तो इसमें आपको पहले सर्जरी करवा सकते हैं। और ये आपको याद रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट को मल्टी मोडल ट्रीटमेंट कहा जाता है। हर ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सभी ट्रीटमेंट्स की इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के सेल होते हैं और सभी सेल्स को एक ट्रीटमेंट से इलाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं तो पहले सर्जरी करके उसके बाद अगर ब्रेस्ट बचा के करें तो रेडियोथेरेपी करते हैं, और उसके बाद अगर जैसे बोले हैं कि उनके मेंसेस अभी ख़त्म नहीं हुए, जिनको हम प्री मेनोपॉजल बोलते हैं, उनको कीमोथेरेपी देते हैं, और जिनमें जो मेंसेस ख़त्म होते हैं जिनको पोस्ट मेनोपॉजल बोलते हैं, उनमें हार्मोनल थेरेपी देते हैं। जी, डॉक्टर अजय गोगिया, एक सवाल है हमारे पास। शालीना जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनके लम्प्स बन जाते हैं बार बार ब्रेस्ट में, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं। इनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो इन्हें ये हमेशा डाउट रहता है कि जो गांठ बन रही है कहीं वो कैंसरस तो नहीं है। क्या सावधानियां लेनी चाहिए उन लोगों को, उन महिलाओं को जो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं? अगर उनको मदर को ब्रेस्ट कैंसर है और बार बार गांठें बन रही हैं तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना है अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करके। उसमें पता चल जाता है कि वो कि कौन ये कैंसर सेल्स हैं डिपेंडिंग ऑन द बायरेट सिस्टम या बिनाइन हैं। अगर वो कैंसर्स के हैं बायरेट्स 4 कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें इमीडिएटली बायोप्सी करनी चाहिए। अगर बायरेट्स 4 नहीं है, बायरेट्स 3 है और जो रेडियोलॉजिकल कोई भी एविडेंस नहीं है कैंसर का, तो उनको फॉलोअप करना चाहिए। जी, डॉक्टर अजय गोगिया, अगर बात की जाए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की, तो बहुत से ऐसे रोगी हैं जो बहुत हिचकिचाते भी हैं और एक डर बना रहता है क्योंकि ये माना जाता है कि इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी होंगे। साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए क्या नए विकल्प हैं और कौन सी वो नई तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है तो साइड इफेक्ट्स भी कंट्रोल रहेंगे और ट्रीटमेंट भी बेटर रहेगा? मैम, जो कीमोथेरेपी है डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आजकल नई नई दवाइयां हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हम उससे कम कर रहे हैं। सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है नौशिया वॉमिटिंग। उसके लिए आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिससे हम नौशिया वॉमिटिंग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, जो टारगेट थेरेपी है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं हैं, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, हार्मोन ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जो होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं और ईजिली मैनेज हो सकते हैं। तो एज ए कीमोथेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट एंड टारगेट थेरेपी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइवल जो ब्रेस्ट कैंसर है इन्हीं मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो हमें इनको किसी भी रूप में अगर इंडिकेटेड है तो उसको रोकना नहीं है केवल साइड इफेक्ट की डर की वजह से। जी, क्योंकि शायद करना है। इलाज के जो साइड इफेक्ट होंगे उससे कहीं ज्यादा भयावह वो स्थिति होगी जिसमें इलाज रोक दिया जाए और कैंसर बढ़ जाए, इसलिए इलाज पूरा करवाइए, सही करवाइए। फिलहाल एक कॉलर हैं हिसार हरियाणा से, नरेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो ये कैंसर की जो स्तन में जो गांठें बन जाती है, स्तन में जो मेल कैंसर होता है औरतों के, तो क्या आजकल जो खाने पीने में जो केमिकल आता है उसकी वजह से है या कोई और अन्य वजह है? दोनों में से एक ऐसा कौन सा कारण है डॉक्टर जी? डॉक्टर सीनू, क्या कारण है, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मामले काफी बढ़ रहे हैं स्तन कैंसर के? जी, ये इम्पोर्टेंट है कि आज के सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मोटापा नहीं बनना चाहिए, हरे सब्जी वगैरह
खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। सो ये दो चीज़ें इसमें होते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉट मॉडिफाइबल जो होते हैं कि भाई कि किसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको तो आप बदल नहीं सकते, बदलने वाले चीज़ काफ़ी सारे हैं, जैसे नॉट पुटिंग ऑन वेट, लाइक वज़न कम करिएगा, लाइक ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइएगा, स्मोकिंग ना करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि औरत में अगर कभी भी कोई भी गिल्टी होती है और गिल्टी में दर्द नहीं होती है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, इससे आप ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जी डॉक्टर अजय गोगिया, महिलाओं के लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं, शादी की उम्र भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि अपने आप को सेटल करने का प्रोफेशनल लेवल पर बहुत प्रेशर रहता है, तो किस तरह से कार्य करते हैं ये फैक्टर्स और कितना ध्यान देना होगा कि प्रेगनेंसी अगर डिलेड होती है, अर्ली मेनाकी हो जाती है, लेट मेनोपॉज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैंसर के खतरे को, ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करना है तो ये वो बातें हैं जिन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है और जिनको पर जो है प्रयास भी करना होगा कि इनमें बदलाव किया जा सके। अगर आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर पूरा हार्मोन ड्रिवन है, तो हार्मोन ड्रिवन जितना ज़्यादा हमें हार्मोन एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपने बताया लेट मेनोपॉज है या लेट मैरिज है, लेट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है या लेट मेनार्की है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं हार्मोन को, ब्रेस्ट टिश्यू को कंटिन्यूस स्टिमुलेट करने के लिए। तो हम ये फैक्टर्स अगर अर्ली मैरिज, अर्ली फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीड कराएं तो बेटर रहेगा कि इसमें चांसेस रहेंगे कम ब्रेस्ट कैंसर होने के। बट इंडिया में मोस्टली ये सारे रिस्क फैक्टर होते ही नहीं हैं, उसके बाद भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो आपको बैलेंस करके रखना है। एक तो हार्मोन एक्सपोजर और अर्ली डिटेक्शन फैमिली में है किसी के नहीं, क्योंकि जितने भी यंग ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसमें फैमिली एसोसिएशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें हार्मोन को, जो हार्मोन एक्सपोजर है उसको भी प्रिवेंट करना है और अदर फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना है ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सके एंड उसका ट्रीटमेंट कर सके। जी एक और कॉलर हैं, कुलदीप जी हैं सहारनपुर से फोन लाइन पर, बहुत स्वागत। क्या सवाल है आपका? मेरी ना वाइफ को पहले ब्लड आता था ब्रेस्ट पे, तो मैंने सारा इलाज कराया तो अभी दर्द उनका खत्म हो गया, लेकिन हल्का हल्का दर्द होता है उनको। जी ये जानना चाहता हूँ कहीं वैसे तो नहीं, मैंने टेस्ट भी कराए थे सारे लेकिन उसको कुछ नहीं निकला है। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 32 है। 32 ईयर्स। दर्द रहता है स्तन में, क्या कहीं इस तरफ इशारा हो सकता है, कोई ऐसा संकेत हो सकता है डॉक्टर सीनू कि ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि स्तन में दर्द क्या उससे एसोसिएट किया जा सकता है? और बहुत बार महिलाओं को गांठें भी हो जाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि इसमें दर्द है। जी जो बात ये कि जैसे बता रहे हैं कि ये जो ब्रेस्ट होते हैं, ये इस पे जो लेडीज़ की जो जब भी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हार्मोन चेंजेस के काफ़ी असर रहती है। और सबसे कॉमन सिम्टम जिससे लेडीज़ हमारे यहाँ आते हैं वो होता है कि ब्रेस्ट में दर्द या ब्रेस्ट में गिल्टी बनना। तो ब्रेस्ट में दर्द करने को हम इसको मैस्टाल्जिया कहते हैं। तो इससे के साथ कैंसर होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर कोई लेडी आती है और उनको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। और ये जो ब्रेस्ट में जो दर्द है उसको फिर हम असेस करते हैं, देखते हैं कि ये मंथली कब हो रही है, क्या हो रही है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल, और दवाई देने से अक्सर ये ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज़ें गिल्टी है, गिल्टी बनना ये आम बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गिल्टी बनते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, लेकिन अगर गिल्टी बनती है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लीजिए, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। अगर उसमें ये बताया जाता है कि वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई घबराने वाली नहीं है बात। डॉक्टर सीनू, सर्जरी का हम लोग जिक्र कर रहे थे, सर्जरी में किस तरह के एडवांसमेंट्स हैं, और जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की बात आती है तो अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का भी जिक्र होता है, किस तरह से लाभदायक होता है ये इलाज की प्रक्रिया में? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट्स में सर्जरी है या रेडियोथेरेपी में बहुत एडवांसेस आए हैं, लेकिन ये एडवांसेस के फ़ायदे हम मरीज़ तक पहुंचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ें। अगर ट्यूमर ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की है, तो इनमें हम छोटी सी टिश्यू जो गांठ है, गांठ के अतराफ जो छोटी मोटी टिश्यू है वो निकाल के ऑपरेशन वो बस हो जाता है, और बगल में सिर्फ एक नोड होती है, सेंटिनल नोड, वो निकाल लेते हैं।
तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आजकल छोटे मोटे फ्लैप्स आए हैं जो आसपास का टिश्यू को रोटेट करके ब्रेस्ट में रख सकते हैं। तो ये बॉटम लाइन ये है कि भाई कि ब्रेस्ट कैंसर में आज के दिन में अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ें तो ऐसे सर्जरी कर सकते हैं कि जो बाहर से लोगों को पता भी नहीं लगा कि ये पेशेंट की ऑपरेशन हो, और ब्रेस्ट की जब ये साइज वगैरह देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जी। और ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई महिला चाहती है कि जिनको जैसे डॉक्टर अजय कह रहे थे कि फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क है, कोई जीन म्यूटेशन है, तो उनमें पूरी ब्रेस्ट निकाल के ब्रेस्ट दोबारा बनाने की भी चांस है। वैसे जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसके विषय में कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सीनू आपसे, क्या स्तन में होने वाली हर गांठ कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर गांठ बिनाइन होते हैं, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। डॉक्टर अजय गोगिया, क्या जिनको फैमिली हिस्ट्री है स्तन कैंसर की उन्हें ही घबराने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता है इसके लिए? डेफिनेटली यस, बट हम उसको लिए जेनेटिक टेस्ट करा के देख सकते हैं उसमें आगे कैसे हम कर सकते हैं उनके लिए। जी डॉक्टर सीनू, क्या स्तन कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही होता है? नहीं, महिला में होता है, लेकिन जो अगर आप 100 कैंसर देखो तो उसमें से 0.5 to 1% वो मेल्स में भी होते हैं। डॉक्टर अजय, इनमें से क्या स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, यानी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अधिक वजन या डीओ का प्रयोग करना? जो पहले 3 हैं डेफिनेटली यस, मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये एसोसिएशन है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, बट डीओ का कोई भी एविडेंस नहीं आया मीन जिसकी वजह से कह सकते हैं कि डीओ लगाने या उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। डॉक्टर सीनू, क्या अगर गर्भधारण देर से होता है, लेट प्रेगनेंसी, लेट मेनोपॉज, क्या इससे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है? और वो महिलाएं जो स्तनपान नहीं कराती, क्या उन्हें खतरा अधिक होता है? जो या बिल्कुल, ये तीनों में भी कैंसर की चांस होने का बढ़ जाता है, कैंसर की रिस्क। लेकिन ये कि मैंने जैसे पहले भी बताया, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। आप फैमिली जल्दी प्लान कर लीजिएगा। लेकिन जो लेट मेनोपॉज है वो आपके हाथ में नहीं है, बट ये और आपने जो 3 बताए सभी में रिस्क बढ़ जाता है। क्या मेमोग्राम से या बायोप्सी करने से जो कैंसर है वो शरीर में फैल सकता है डॉक्टर अजय गोगिया? बिल्कुल नहीं, ये मिथ है जो पुराने लोगों में था, लेकिन बिल्कुल नहीं। जी, क्या एक सवाल है, हरीश जी का है, हम चाहेंगे रैपिड फायर में उसको शामिल कर लें। 60 वर्ष की आयु के बाद स्क्रीनिंग के लिए कौन सी बेहतर जांच होगी डॉक्टर सीनू, अल्ट्रासाउंड करवाना या मेमोग्राफी करवाना? 60 साल के बाद में मेमोग्राम बेस्ट होता है, और मेमोग्राम में कुछ डाउट आते हैं, वो कंफर्म नहीं होता है, तो उनमें दोबारा वहीं पे फोकस्ड अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो एरिया को देख लेते हैं। मेमोग्राम बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। क्या एबॉर्शंस होने से, अगर बार बार एबॉर्शंस होते हैं या आईवीएफ का प्रयोग होता है, उससे भी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है डॉक्टर अजय गोगिया? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सीनू, क्या सर्जरी पहला विकल्प है अर्ली स्टेज में डिटेक्टेड कैंसर्स के लिए? या सर्जरी पहली ट्रीटमेंट होती है अगर आप स्टेज 1 में या स्टेज 2 में पकड़ते हैं तो, और ये सर्जरी में आपको पॉसिबिलिटी है कि पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, और क्योंकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो क्या सिर्फ टारगेटेड थेरेपी देना ही उपयोगी और इनफ होगा, यानी उसी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर अकेले सिर्फ उसी का इस विकल्प को प्रयोग किया जाए? नहीं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर सर ने बताया इस मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है को, तो खाली कीमोथेरेपी, खाली टारगेट थेरेपी या खाली रेडियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक नहीं होता है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होता है। डॉक्टर सीनू, सर्जरी के बाद फॉलोअप्स करना और पूरे इलाज के बाद फॉलोअप करना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर दोबारा होने का चांस होता है। ब्रेस्ट कैंसर में एक टाइप होते हैं ट्रिपल नेगेटिव, वो जल्दी रिकर करते हैं, जो होते हैं जो ER/PR पॉजिटिव वो लेट रिकरेंस होता है। तो पहले 2 साल के लिए हर 6 महीने में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, हर साल को मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अजय गोगिया, क्या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना उपयोगी हो सकता है कैंसर को जल्द पहचानने में, या फिर मेमोग्राम करवाना ही उपयोगी है सभी मामलों में? मैम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी एक टेक्निक्स है, उसका एक टाइम है, उसका एक टाइप है। अगर वो उस गाइडलाइन में एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाए तो बहुत हेल्पफुल है, वरना नहीं तो मेमोग्राम कराना ही है।
जी डॉक्टर सीनू, अगर किसी में BRCA1 BRCA2 जीन्स पॉजिटिव आते हैं, म्यूटेशन नजर आता है, तो क्या ब्रेस्ट रिमूवल करवाना एक अच्छा विकल्प माना जाए उस महिला के लिए? ये जो BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव आए तो इनमें रिस्क बढ़ता है, तो आपको सब देखना पड़ता है। अगर फैमिली खत्म नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुए, तो फैमिली कंप्लीट कर लीजिए, उसके अंदर आप क्लोज एग्जामिनेशन में रहिए। जैसे फैमिली कंप्लीट होने के बाद ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क तो बढ़ जाता है। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अजय गोगिया, और साथ ही उन महिलाओं के लिए जिनका कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर इलाज के विकल्प उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, पैलिएटिव केयर का कितना महत्व है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मेटास्टेटिक स्टेज 4 है जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बहुत कम कंडीशन होती हैं जिसमें कुछ ना कर पाएँ, तो सबसे पहले अपने कंसल्टेंट या कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी भी ट्रीटिंग फिजिशियन से ओपिनियन ले लीजिए। अगर वो बोलता है कि सपोज जो पेशेंट है किसी भी कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी और हार्मोन ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट की कंडीशन नहीं है, तो उसमें रोल आता है पैलिएटिव केयर का। और पैलिएटिव केयर का स्टेज 4 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सारे साइन जो जितने सिम्टम्स होते हैं उसको वो एड्रेस कर लेता है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं टर्मिनल केसेस में वो होता है पेन। तो आजकल बहुत अच्छी और इफेक्टिव पेन मेडिसिन हैं जिसमें मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हैं, उसमें बहुत अच्छा पेन कंट्रोल हो पाता है। सेकेंड, और जो सिम्टम्स हैं जैसे कैंसर रिलेटेड फैटीग है, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। कैंसर रिलेटेड कैकेक्सिया है, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। जो रैप अप करने के लिए जो जैसे डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके लिए बहुत सारी पैलिएटिव मेडिसिन हैं। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में जिनका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पैलिएटिव केयर के लिए हमेशा जाना चाहिए डेफिनेटली। जी डॉक्टर सीनू, आपका संदेश, क्योंकि एक लंबी लड़ाई होती है जो सभी को लड़नी है, साथ सहयोग कितना जरूरी और मनोस्थिति को ठीक रखना कितना आवश्यक है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को ही नहीं, पेशेंट की पूरी परिवार को पेशेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर मेरा एक टेक होम मैसेज है तो ये है कि भाई, अगर कोई भी महिला 30 साल से ज़्यादा उम्र के है और इनमें कोई गिल्टी होती है और खासकर उसमें दर्द नहीं होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फौरन अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा और इसकी जांच करवा लीजिएगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वी सीनू, डॉक्टर अजय गोगिया। स्तन कैंसर के विषय में हमने जाना है और यह भी समझा है कि कैसे इसके खतरे को कम किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेकर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। जैसे अगर दर्द हो रहा है तो हमें लगता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए, वो गांठ जिसमें दर्द नहीं होता, उसको लेकर सचेत होना बहुत आवश्यक है। अगर बात करें कैंसर के इलाज की, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, इसलिए आवश्यक है कि मजबूत बने रहें और साथ और सहयोग सभी का ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा खतरा जो हमें लगता है बहुत छोटा है, वो बड़ा साबित हो सकता है। और अपनी शक्ति का अंदाज़ा बहुत मामलों में तब होता है जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं। इसलिए जो लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, हिम्मत ना हारें, सही विशेषज्ञ के पास जाएं, जल्द इलाज शुरू करें, इलाज पूरा लें। वहीं अपने लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ज़रूर है जिसमें व्यायाम करना है, अच्छा जीवन शैली या अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, जिससे न सिर्फ कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवन भी आप जी सकते हैं। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।